हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर HD 6 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। खंड ए, यादृच्छिकता से क्या तात्पर्य है? यादृच्छिकता से बिना किसी निश्चित नियम, क्रम या कारण के होने वाली घटना या प्रक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो 3 बोलियां उल्लेखित है उनके नाम लिखिए। भोजपुरी, मगही, मैथिली। मारवाड़ी और मेवाड़ी बोली में क्या अंतर है? मारवाड़ी मुख्यतः राजस्थान के पश्चिमी भाग जोधपुर बीकानेर में बोली जाती है। मेवाड़ी राजस्थान के उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। दोनों के उच्चारण, शब्दावली और लहजे में अंतर पाया जाता है। राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ था? राजभाषा अधिनियम 1963 में लागू हुआ था। बाद में 1967 में संशोधित किया गया। काव्य अनुवाद किसे कहते हैं? किसी भाषा की कविता का दूसरी भाषा में उसी भाव, छंद और सौंदर्य को बनाए रखते हुए किया गया अनुवाद काव्य अनुवाद कहलाता है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कार्यालयी हिंदी से क्या तात्पर्य है? कार्यालयों, सरकारी विभागों और प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त औपचारिक हिंदी को कार्यालयी हिंदी कहते हैं। लिप्यंतरण किसे कहते हैं? एक लिपि में लिखे गए शब्दों को दूसरी लिपि में उसी उच्चारण के अनुसार लिखना लिप्यंतरण कहलाता है। खंड ब, देवनागरी लिपि की विशेषता लिखिए। देवनागरी लिपि हिंदी साहित्य, संस्कृत, मराठी और नेपाली आदि भाषाओं की प्रमुख लिपि है। यह अत्यंत वैज्ञानिक, व्यवस्थित और ध्वन्यात्मक लिपि मानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जैसा उच्चारण वैसा लेखन का सिद्धांत अपनाया जाता है, अर्थात शब्दों का उच्चारण और लेखन लगभग समान होता है, जिससे सीखना और पढ़ना सरल हो जाता है। देवनागरी में स्वर और व्यंजन का स्पष्ट विभाजन है। ए, आ, ई आदि स्वर स्वतंत्र रूप में भी लिखे जा सकते हैं और व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। प्रत्येक व्यंजन में ए स्वर निहित रहता है। यदि अन्य स्वर लगाना हो तो मात्रा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यह इसकी वैज्ञानिकता को दर्शाता है। इस लिपि की एक प्रमुख पहचान शिरोरेखा है। प्रत्येक अक्षर के ऊपर एक रेखा होती है जो शब्दों को एक सूत्र में बांधती है। संयुक्ताक्षरों की सुव्यवस्थित प्रणाली में इसकी विशेषता है, जैसे क प्लस से बराबर श, त प्लस र बराबर त्र। इसमें ध्वनियों को सही रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देवनागरी लिपि में विराम चिन्हों का प्रयोग भी स्पष्ट और व्यवस्थित है। पूर्ण विराम को दंड कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक आदि चिन्हों का भी प्रयोग होता है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसमें बड़े और छोटे अक्षरों का भेद नहीं है, जिससे लेखन सरल रहता है। कंप्यूटर और डिजिटल माध्यमों में भी देवनागरी का व्यापक प्रयोग हो रहा है, जिससे इसकी उपयोगिता और बढ़ी है। इस प्रकार देवनागरी लिपि वैज्ञानिक, सरल, स्पष्ट, समृद्ध लिपि है जो हिंदी भाषा के अभिव्यक्ति को सशक्त बनाती है। प्रश्न 2, मध्यकाल में हिंदी भाषा व साहित्य के स्वर पर प्रकाश डालिए। मध्यकालीन हिंदी साहित्य लगभग 14वीं से 18वीं शताब्दी तक का काल माना जाता है। इस काल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, भक्ति काल और रीतिकाल। भक्ति काल में ईश्वर भक्ति प्रमुख विषय रहा। इस काल के कवियों ने भक्ति को सरल और लोक भाषा में प्रस्तुत किया।
प्रमुख संत कवियों में कबीर, सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कबीर ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, जबकि तुलसीदास और सूरदास ने सद्गुण भक्ति को अपनाया। भाषा सरल, सहज और लोक प्रचलित थी। रीतिकाल में श्रृंगार रस और काव्य सौंदर्य को प्रमुखता दी गई। इस काल के कवियों ने अलंकार, नायिक भेद और काव्य शास्त्र पर अधिक ध्यान दिया। प्रमुख कवि थे बिहारी और केशवदास। इस काल की भाषा ब्रज भाषा थी और काव्य अधिक कलात्मक तथा अलंकारिक था। मध्यकालीन साहित्य में धर्म, भक्ति, श्रृंगार और समाज की झलक मिलती है। यह काल हिंदी साहित्य के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फलदायी वृक्ष हमेशा झुका रहता है, इस कथन का पल्लवन कीजिए। यह कथन हमें विनम्रता और महानता का संदेश देता है। जिस प्रकार फल से लदा हुआ वृक्ष अपने भार के कारण झुक जाता है, उसी प्रकार गुणवान और विद्वान व्यक्ति सदैव नम्र रहता है। सच्चा ज्ञान मनुष्य को अहंकारी नहीं बल्कि विनम्र बनाता है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान, धन या पद का घमंड करता है, वह समाज में सम्मान नहीं पाता। इसके विपरीत जो व्यक्ति सफलता मिलने पर भी विनम्र बना रहता है, वही सच्चा महान कहलाता है। विनम्रता से व्यक्ति के व्यक्तित्व में मधुरता आती है और वह सबका प्रिय बन जाता है। अतः यह कथन हमें सिखाता है कि महानता का अधिकार विनम्रता है। हमें जीवन में सफलता प्राप्त होने पर भी सदैव सरल और नम्र बने रहना चाहिए। प्रश्न 4, प्रयोजनमूलक हिंदी की परिभाषित करते हुए प्रयोजनमूलक हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। प्रयोजनमूलक हिंदी का वह हिंदी है जिसका प्रयोग किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। यह सामान्य साहित्यिक हिंदी से भिन्न होती है। इसका उपयोग प्रशासन, विज्ञान, तकनीक, व्यापार, पत्रकारिता, न्याय आदि क्षेत्रों में होता है। इसकी प्रमुख विशेषता है स्पष्ट, संक्षिप्तता, सटीकता और औपचारिकता। इसमें अलंकार या भावुकता की उपेक्षा तथ्य और जानकारी को महत्व दिया जाता है। कार्यालयीय हिंदी, तकनीक हिंदी और पत्रकारिता की भाषा इसी के अंतर्गत आती है। प्रयोजनमूलक हिंदी का उद्देश्य संप्रेषण को प्रभावी बनाना है। इसमें पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। यह व्यवहारिक जीवन से जुड़ी है। प्रतिवेदन से क्या तात्पर्य है, विस्तार से समझाइए। प्रतिवेदन का अर्थ है किसी घटना, कार्य या जांच का क्रमबद्ध और तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करना। इसे अंग्रेजी में रिपोर्ट कहा जाता है। प्रतिवेदन का उद्देश्य किसी विषय की सच्ची और स्पष्ट जानकारी देना होता है। इसमें कल्पना या व्यक्तिगत भावनाओं के लिए स्थान नहीं होता। यह संक्षिप्त, स्पष्ट और प्रामाणिक होना चाहिए। प्रतिवेदन के मुख्य भाग होते हैं शीर्षक, प्रस्तावना, मुख्य विवरण, निष्कर्ष और सुझाव। प्रशासन, शिक्षा, न्यायालय और समाचार पत्रों में प्रतिवेदन का व्यापक उपयोग होता है। अतः प्रतिवेदन तथ्य आधारित, व्यवस्थित और औपचारिक विवरण है जो किसी विषय की सही जानकारी प्रस्तुत करता है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। प्रश्न 6, न्यायिक क्षेत्र में हिंदी भाषा की भूमिका का उल्लेख कीजिए। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। न्यायिक क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। जिला और सत्र न्यायालयों में अधिकांश कार्यवाही हिंदी में की जाती है। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार हिंदी को सरकारी कार्यों में प्रयोग करने का प्रावधान है। कई राज्यों के उच्च न्यायालयों में भी हिंदी के प्रयोग की अनुमति है। न्यायिक क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग से आम जनता को न्याय प्रक्रिया समझने में सुविधा होती है। इससे
पारदर्शिता और सुगमता बढ़ती है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय में अभी भी अंग्रेजी का प्रयोग अधिक होता है। प्रश्न 7, समाचार पत्रों के महत्व पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। समाचार पत्र जनसंचार का प्रमुख माध्यम है। यह हमें देश विदेश की घटनाओं, राजनीति, खेल, शिक्षा और व्यापार की जानकारी प्रदान करता है। समाज पत्र समाज का दर्पण है। यह जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक कुरीतियों को उजागर करने और जागरूकता फैलाने में इसकी विशेष भूमिका है। स्वतंत्र आंदोलन में भी समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। समाचार पत्र ज्ञानवर्धन का साधन है। यह हमें जागरूक नागरिक बनाता है और लोकतंत्र को सशक्त करता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। E.A. नायडा द्वारा बताए गए अनुवाद के विविध प्रकारों का वर्णन कीजिए। अनुवाद सिद्धांत। यूगेन नायडा ने अनुवाद के 2 प्रकार बताए। औपचारिक समतुल्यता, गतिशील समतुल्यता। औपचारिक समतुल्यता, इसमें मूल भाषा के शब्द और संरचना को यथासंभव सुरक्षित रखा जाता है। गतिशील समतुल्यता, इसमें मूल भाव और प्रभाव को लक्ष्य भाषा में उसी प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जैसा मूल पाठ में है। नायडा के अनुसार अनुनाद का उद्देश्य केवल शब्दों का रूपांतरण नहीं बल्कि अर्थ और प्रभाव का संप्रेषण है। उनका सिद्धांत आधुनिक अनुवाद शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। खंड 6, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों का परिचय दीजिए। हिंदी भाषा का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत और उसके अंतर्गत अनेक बोलियां प्रचलित है। भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी को मुख्यतः 5 प्रमुख उपभाषा समूहों में विभाजित किया है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी तथा पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, इस समूह में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी प्रमुख है। खड़ी बोली में वर्तमान मानक हिंदी का आधार ब्रजभाषा में भक्ति और श्रृंगार काव्य की समृद्ध परंपरा रही है। पूर्वी हिंदी, इसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। अवधी में महान ग्रंथ रामचरितमानस की रचना हुई है, जिसके रचयिता तुलसीदास थे। पूर्वी हिंदी की बोलियां मधुर और लोक धर्म मानी जाती है। राजस्थानी हिंदी, इसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी, मेवाती आदि बोलियां आती है। इसमें बोलियों में लोकगीत, वीर गाथाएं और लोक कथाएं अत्यंत लोकप्रिय है। बिहारी हिंदी, इस समूह में भोजपुरी, मगही और मैथिली प्रमुख है। भोजपुरी का लोक साहित्य बहुत समृद्ध है। मैथिली में विद्यापति की काव्य परंपरा प्रसिद्ध है। पहाड़ी हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली और हिमाचली बोलियां इस समूह में आती है। इनका प्रयोग उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में होता है। इन सभी बोलियों ने हिंदी भाषा को शब्द समृद्धि, भाव गंभीर्य और सांस्कृतिक विविधता प्रदान की है। मानक हिंदी का भी विकास इन्हीं बोलियों के आधार पर हुआ है। अतः हिंदी की बोलियां उसकी शक्ति और व्यापकता का प्रमाण है। प्रश्न 2, प्रशासनिक पत्राचार के विविध रूपों का उल्लेख। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रशासनिक पत्राचार से तात्पर्य सरकारी कार्यालयों में होने वाले लिखित संचार से है। यह औपचारिक, स्पष्ट और नियमबद्ध होता है। इसके प्रमुख रूप निम्नलिखित है। आदेश, किसी अधिकारी द्वारा अधीनस्थ को दिए गए निर्देश। परिपत्र, एक ही सूचना अनेक व्यक्तियों या विभागों को भेजना। ज्ञापन, किसी विषय पर आधिकारिक सूचना या टिप्पणी। नोटशीट, फाइल में किसी भी विषय पर लिखी गई टिप्पणी या प्रस्ताव।
अधिसूचना सरकार द्वारा जारी की गई औपचारिक घोषणा, प्रेस विज्ञप्ति, जन सामान्य को दी जाने वाली सूचना, अनुस्मारक, पूर्व पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा गया पत्र, प्रतिवेदन, किसी घटना या कार्य का विवरण। प्रशासन पत्राचार की भाषा सरल, स्पष्ट और तथ्यात्मक होनी चाहिए। इसमें अनावश्यक अलंकार या भावुकता का प्रयोग नहीं किया जाता। उद्देश्य होता है स्पष्ट संप्रेषण और कार्य की सुगमता। प्रश्न 3, राजभाषा हिंदी का स्वरूप एवं राजभाषा अधिनियम पर प्रकाश डालिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया है। राजभाषा हिंदी का स्वरूप औपचारिक, मानक और प्रशासनिक कार्यों के अनुकूल होता है। इसमें पारिभाषिक शब्दावली और स्पष्ट अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया। इसका उद्देश्य संघ के सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना था। 1967 में इसमें संशोधन कर अंग्रेजी के सह प्रयोग की व्यवस्था भी की गई। राजभाषा हिंदी का स्वरूप साहित्यिक हिंदी से भिन्न होता है। यह अधिक औपचारिक और तकनीकी होती है। सरकारी कार्यालयों, संसद, मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों में इसका प्रयोग किया जाता है। राजभाषा हिंदी राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक सरलता का माध्यम है। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न भाषाई क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधना है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। मसौदा लेखन, व्यवसाय में हिंदी, न्याय क्षेत्र में हिंदी। मसौदा लेखन। मसौदा लेखन का अर्थ है किसी पत्र, प्रस्ताव या दस्तावेज का प्रारंभिक प्रारूप तैयार करना। यह अंतिम रूप देने से पहले का चरण होता है। मसौदा स्पष्ट, संक्षिप्त और विषयानुकूल होना चाहिए। प्रशासनिक कार्यों में मसौदा लेखन अत्यंत महत्वपूर्ण क्योंकि उसी के आधार पर अंतिम दस्तावेज तैयार किया जाता है। व्यवसाय में हिंदी। व्यवसाय के क्षेत्र में हिंदी का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। भारतीय से विशाल देश में उपयोगकर्ताओं से जुड़ने के लिए हिंदी प्रभावी माध्यम, विज्ञापन, विपणन, ग्राहक सेवा और ई-कॉमर्स में हिंदी का व्यापक उपयोग हो रहा है। इसमें व्यापार का विस्तार और जनसंपर्क मजबूत होता है। न्याय क्षेत्र में हिंदी। न्याय क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग आम जनता को न्याय प्रक्रिया से जोड़ने में सहायक है। जिला न्यायालयों में अधिकांश कार्यवाही हिंदी में होती है। राजभाषा नीति के अंतर्गत न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे न्याय प्रणाली अधिक सुलभ और पारदर्शी बनती है। आपको वीडियो अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।